मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है यूएसए का सर्वाधिक प्रकाशित कार्टून्स के ऊपर। और अब ये संख्या 60,000 से ऊपर हो चुकी है कार्टून्स की। जो भारतीय पत्रकारिता की एक जर्नी है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह परिवर्तन केवल तकनीकी है? तकनीकी में तो निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। हम लोग कहाँ से चले थे और अब कहाँ आ गए हैं। तो दिमाग ही तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वही तो इन सब चीज़ों का निर्माता भी है। क्योंकि क्या बचपन से ही आपको ये पता पड़ गया था कि आपका इंटरेस्ट जो है वो फाइन आर्ट्स ड्राइंग की तरफ ज़्यादा है? घर में सब पत्रिकाएं आया करती थी, जो बच्चों की पत्रिकाएं होती थी, तो उसमें दूसरों के कार्टून्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम की चेहरे चेंज हुए हैं या फिर सोसाइटी चेंज हुई इतने वर्षों? तो सोसाइटी चेहरों से ही तो बनती, तो चेहरे भी बदले हैं, सोसाइटी बदली। वो दरअसल दौर बदलते हैं, जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे समाज को परिवर्तित करने में। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत पॉडकास्ट के द्वारा भारत भवन में आयोजित उदंत माटन के 200 वर्ष पूरे होने पर या प्रणाम उदंत माटन के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नायरा और हम सभी के बीच में मौजूद हैं देश के एक जाने माने और बहुत ही वरिष्ठ कार्टून आर्टिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर देवेंद्र जी इंदौर से ताल्लुकात रखते हैं और कार्टून जगत में उनका एक जाना माना नाम है। कार्टून जगत में उन्होंने हजारों कार्टून्स बनाए हैं और समाज को एक समाज सुधारक के रूप में वो सामने आए हैं। तो चलिए अब आते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। नमस्कार, आभार। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा अभी यह कार्यक्रम चल रहा है, उदंत माटन के 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं और तभी से लेके अभी तक जो भारतीय पत्रकारिता की एक जर्नी है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले अखबार आए, फिर रेडियो आया और उसके बाद डिजिटल मीडिया आई, टेलीविज़न आया और अब सोशल मीडिया में तो धूम मची हुई है। तो आपको क्या लगता है कि यह परिवर्तन केवल तकनीकी है या फिर पत्रकारिता के चरित्र में एक बड़ा परिवर्तन है? तकनीकी में तो निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। हम लोग कहाँ से चले थे और अब कहाँ आ गए हैं। अनेक अलग अलग तरह के माध्यम बदलते हुए और निश्चित ही क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है, स्पीड भी बढ़ी है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, हमारी कल्पना शक्ति से ताल्लुक़ रखता है और इसको कोई भी चैलेंज देने वाला उपकरण आज तक बना नहीं जो हमारे दिमाग का स्थानापन्न बन सके, उसको चैलेंज दे सके। तो दिमाग ही तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वही तो इन सब चीज़ों का निर्माता भी है। तो इस महत्व को हमें भी याद रखना है, मैं भी याद रखता हूँ और जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मेरा यही संदेश है कि अगर हम पूरी तरह इन पे डिपेंड हो गए तो एक तरह से हम आलसी हो जाएंगे, दिमाग आलसी हो जाएगा कि अरे कुछ भी करना है, सोचना है किसी सिचुएशन पे तो झट आप एआई की तरफ दौड़ लगाएंगे, सही है ना। तो इसलिए जो पहले वाला जो दौर था कि हम एक शारीरिक श्रम और एक मानसिक बौद्धिक श्रम करते थे, चीज़ों को ढूंढते थे, फिर साधना करते थे। उदाहरण के लिए हम संगीत के क्षेत्र में देखें कि पहले तबले वाले तबला वादक कितनी लंबी रियाज़ करते थे, सारंगी वाले, शहनाई वादक, और उनकी जगह आजकल सिंथेसाइज़र और ये कीबोर्ड्स वगैरह ले रहे हैं। तो ठीक है कि फास्ट सब कुछ हुआ है, लेकिन वो जो साधना करके जो हमें एक तृप्ति मिलती थी और जो कला अर्जित करते थे वो संतोष वो अब नहीं मिलता है। और जब इंसान एक चीज़ खुद मेहनत करके सीखता है तो उसके अंदर सकारात्मकता आती है, उसकी वृत्तियाँ सात्विक होती हैं, फिर वो कभी विध्वंसक नहीं होता, वो हमेशा रचनाशील होता है। इसलिए निश्चित ही ये जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है इसमें सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन हमें दोनों में संतुलन बैठाते हुए और एक व्यक्ति के तौर पे हमारा अपना बौद्धिक और हमारा अपना मानसिक जो टेम्परामेंट है वो हमेशा कूल रहे, सहज रहे, उसमें एंगर ना आए, ये हम भी प्रैक्टिस करें और आने वाले जो हमारे संपर्क में जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी यही सब चीज़ें बताते हैं। तो इंदौर शहर से निकलकर आपने भारतीय कार्टून की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या बचपन से ही आपको ये पता पड़ गया था कि आपका इंटरेस्ट जो है वो फाइन आर्ट्स ड्राइंग की तरफ ज़्यादा है? जी हाँ, बचपन से ही हो गया था, क्योंकि घर में सब पत्रिकाएं आया करती थी, जो बच्चों की पत्रिकाएं होती थी, पराग, चंपक वगैरह नंदन, तो उसमें दूसरों के कार्टून्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये
कम जगह में कितनी एक अच्छी काम की बात और हंसी भी उसमें आती है, एक नॉटी अप्रोच होती है। तो कार्टून का जो नॉटी चरित्र जो है वो बचपन से बहुत मेल खाता है। तो इसलिए जो कार्टून बनाने वाले जो अक्सर उसमें डूब जाते हैं तो वो उनका बचपन साथ लेके चलते हैं हमेशा, और बच्चे भी इन चीज़ों को पसंद करते हैं सहज रूप से। तो कार्टून देखते देखते मुझे उसमें इतनी इंटरेस्ट उसमें जगा कि मैं उसकी प्रैक्टिस करने लगा, बनाने लगा, और करते करते फिर बस घर की दीवारें बिगाड़ने लगे। फिर हमारे ट्यूटर ने कहा कि तुम दीवारें मत बिगाड़ो, तुम जाके अखबारों में दो, कार्टून्स तो छपना शुरू होंगे। तो मैं 9th क्लास में था, मैं अपने सब कार्टून्स लेके गया, और वहाँ संपादक जी ने वो कार्टून भी एक्सेप्ट किए और मुझे बच्चों का एडिटर भी बना दिया 9th से। तो इसी में बस इंटरेस्ट रहा, पढ़ाई के पैरेलल ये सब चलता रहा, और आज आपके सामने है बस ये। मैंने कहीं से सुना था कि आपने सोशियोलॉजी भी कर रखी है, लाइक आपने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन एंड मास्टरेट कर रखा है, एंड उसके बाद आपने फाइन आर्ट्स को भी चुना। तो फाइन आर्ट्स और सोशियोलॉजी दोनों एक बहुत अलग दुनिया है, और उन दोनों को आपने कैसे बैलेंस करके चला, और आपके अंदर पहले लाइक एक आर्टिस्ट पैदा हुआ या फिर एक समाज को समझने वाला सुधारक? हुआ यूँ कि मेरे अंदर तो कार्टूनिस्ट बनने की लगन थी, लेकिन घर के लोग चाहते थे कि जो पारंपरिक जो सपने होते हैं बड़ों के, कि तुम डॉक्टर बनो और ये करो। तो मुझे साइंस वगैरह भी दिलाया, मैंने बड़ी अरुचि के साथ में मेंढकों का विच्छेदन भी किया, सब चीज़ें। लेकिन मेरी रुचि इधर ही थी कि मैं कला के क्षेत्र में ही आऊँगा और मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, क्योंकि जो हास्य वृत्ति होती है ना कार्टून, ये बहुत ही ईश्वरीय देन होती है। वो ईश्वर ढक्कन खोलता है और अंदर डाल देता है चीज़ें। तो हास्य वृत्ति इसमें बहुत ज़रूरी है, और स्पॉन्टेनियस अप्रोच जो होती है कि फटाफट दिमाग में कोई विचार आया और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसमें हास्य आना चाहिए साथ में। तो जैसे कि आज का एक उदाहरण मैं छोटा सा बताऊंगा कि अभी मुझसे कुछ साथी लोग आए एमसीओ के, पूछ रहे थे कि आज जो पूरे दिन जो उद्बोधन चले हैं विद्वान लोगों के, तो उसको आप कार्टून में कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, तो हमें बना के दे दीजिए, तो हम अपने बुलेटिन में लगाएंगे। तो मैंने उनको यही बना के दिया कार्टून के रूप में कि एक लड़की है, आप जैसी छात्रा है, तो उसका खूब दिमाग ऐसा सूजा हुआ फूला, और वो खड़ी हुई है, तो माइक लेकर एक सज्जन पूछ रहे हैं, तो बोले कि नहीं, ये दिमागी सूजन नहीं है, जो विद्वानों के जो उद्बोधन थे, बड़े उपयोगी ज्ञान हमें मिला, तो हमारा दिमाग फूला नहीं समा रहा है उससे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसको हल्के फुल्के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो सोशियोलॉजी का जहाँ तक सवाल है कि जब मुझे आर्ट में आना था, तो फिर सोशियोलॉजी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप समाज से भी जुड़ते हैं, और हमारी परंपराओं वगैरह सब चीज़ों का, इन्हीं चीज़ों में मेरी रुचि भी बहुत है। मैं सामाजिक भी हूँ, पारिवारिक भी हूँ, तो अच्छा लगता है। और कार्टून्स को भी मैंने अपने कभी भी राजनीति, क्योंकि बहुत सरल होता है राजनीतिक कार्टून बना देना, लेकिन आप सामाजिक चीज़ों को लेके जब चलते हैं, समाज की कुरीतियाँ, समाज में जो विसंगतियाँ हैं उनको लेके चलते हैं, तो एक वो चैलेंज होता है, उसमें काम करना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए समाजशास्त्र चुनने में आया। तो आपने अभी सोशल प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कार्टून्स की बात करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लाइक जैसे आप इतने सारे कार्टून्स बना चुके हैं, आपने हज़ारों कार्टून्स बनाए हैं और इतने सालों से आप कार्टून जगत में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम की चेहरे चेंज हुए हैं या फिर सोसाइटी चेंज हुई इतने वर्षों में? दोनों में से किसका आंकड़ा ज़्यादा होगा? हाँ, तो सोसाइटी चेहरों से ही तो बनती, तो चेहरे भी बदले हैं, सोसाइटी बदली। वो दरअसल दौर बदलते हैं, जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे समाज को परिवर्तित करने में। क्योंकि जब पहले इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह इतना उन्नत नहीं था, लोग चिट्ठियाँ लिखते थे कुछ भी, तो 15 दिन में पहुँचती थी, तो एक का हाल दूसरे को 15 दिन में मिलता था। और चिट्ठियों में अमूमन ये सोचा जाता था कि नहीं, अच्छा ही लिखना है, कि हाँ भाई गाय ने बछड़ा दिया, दूध अच्छा दे रही है, इस तरह से, या फलां मौसी है, उनकी लड़की की शादी हो गई, ऐसी अच्छी बातें पोस्ट कार्ड में लिखी जाती थी। लेकिन अब ये सब सहज हो गया है, हाथ में ही हमारे वो होता है मोबाइल, है ना, तो तुरंत अच्छी बुरी कोई भी हमारा क्रोध भी हम झट उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, समाज पे असर पड़ता है, और समाज जो है वो रिएक्ट भी उन्हीं अर्थों में करता है। क्रोध बढ़ता जा रहा है, सहनशीलता है नहीं, सामंजस्य करने की शक्ति भी नहीं है, तो उससे असर पड़ता है। जो सामाजिक संस्थाएं कही गई हैं, परिवार और विवाह, इन दोनों पे भी असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि घर भी जो है थोड़े से टूटन आ रही है गुस्से की वजह से, कि कोई सहन नहीं करता। प्लस विवाह एक तो बहुत खर्चीले हो गए हैं वो, और फिर टिकाऊ भी नहीं रहे खूब, है ना। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो
इन परिवर्तनों को देखकर इन पे कार्टून्स बनाते हैं। जैसे कि एक पिता आया पसीना पोंछता हुआ घर में घुसा, अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घोड़ा बुक कर लिया, बाजे वाले भी हमारे नसीब से बुक हो गए और शहर का महंगा गार्डन भी बुक कर लिया। अब हम इत्मीनान से आराम से अब लड़का ढूंढने चलेंगे। मतलब लड़का नहीं ढूंढा उन्होंने बेटी के लिए, पहले ये सब बुक कर लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने कहा ना इतने कार्टून्स बनाए, तो मेरे अपने मुंह से बताना पड़ रहा है कि मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है USA का सर्वाधिक प्रकाशित कार्टून्स के ऊपर। और अब ये संख्या 60,000 से ऊपर हो चुकी है कार्टून्स की छपे हुए की। जी तो ये सब सरस्वती का आशीर्वाद और सब आप जैसे लोगों का स्नेह है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गोल्डन अवार्ड पे ही था। अरे मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जब आपको अवार्ड मिल रहा था तो उस समय आपके दिमाग में क्या कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा था कि ये अवार्ड जो है वो क्रिएटिव टैलेंट की वजह से मिलता है या फिर अगर एक बहुत वर्षों का ऑब्जर्वेशन जो होता है उसकी वजह से मिलता है? क्रिएटिव टैलेंट जो है ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है और उसी से वो टैलेंट हमारा उन्नत होता चलता है। तो चूँकि अब हमारे पास में थे दिखाने लायक सब चीज़ें, पूरा हमने तालिका बना रखी थी, तो वो सब दिखाई। उस आधार पे उन लोगों ने करीब 3 दिन वो लोग आए लगातार, उन्हें इंस्पेक्शन किया, देखा वाला। पत्रिकाओं 9th क्लास से पत्रिकाओं में छपे कार्टून्स, फिर जितने न्यूज़पेपर्स में रहे, स्वदेश में कुछ दिन रहे, फिर नई दुनिया, सरिता मुक्ता, उसमें बहुत कार्टून, वहाँ तो मैं स्टाफ कार्टूनिस्ट भी था दिल्ली में। फिर नई दुनिया में करीब 22 साल रहे, नवभारत टाइम्स, लोकमत, ज़िंदगी। तो इन सब का जो योग है ये सब मिला के उन लोगों ने देखा भाला और उन्हें लगा, क्योंकि ये ईश्वर ही करता, दरअसल इंसान के बस का तो कुछ भी नहीं है कि आप जाके बैठे हैं, कोरा कागज़ है और वो प्रेरणा देता है कि आपको इसमें काम करना है। तो दरअसल ये जो अवार्ड मिला है ये ईश्वर की है, एक तरह से स्तुति है, उसे धन्यवाद है और क्या। सर, जैसा कि जब आपके बारे में रिसर्च किया जा रहा था तो मुझे तभी पता पड़ा कि आप एक कार्टूनिस्ट के साथ साथ एक लिरिस्ट राइटर भी हैं जी, और आप कंटेंट राइटिंग भी करते हैं। तो आपके हिसाब से जब आपको याद किया जाए आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, तो आपको किस तरीके से याद किया जाए? एक आर्टिस्ट के रूप में, कार्टून आर्टिस्ट, या फिर आपको एक लिरिसिस्ट के रूप में, या फिर एक कंटेंट राइटर के रूप में? ये तो ज़माने को तय करना है, अपन क्या करें। मैं तो खुद अपने आप में एक गुत्थी जैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि मूल आइडिया जो होता है ना, एक विचार, उस विचार को जब कोई अभिव्यक्त करता है तो कोई गीत की शक्ल में कर देता है, कोई मेरे रेडियो नाटक 104 प्रसारित हुए हैं आकाशवाणी से, तो कोई नाटकों की शक्ल में करता है, तो कोई कार्टून्स बना देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो संगीत की जो विधा है ये भी मेरे साथ साथ चलती रहती है। मैंने प्रवेशिका प्रथमा द्वितीय तक संगीत का भी किया हुआ है और अपने खुद की कंपोज की हुई धुनें सुनाकर पास की हैं ये परीक्षाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि कार्टून्स आप बनाने बैठे हैं और कोई गीत या कोई लाइनें ऐसी बन जाती हैं। तो एक बार जब कंजंक्टिवाइटिस आया हुआ था, MP में फैला था, तब उस दिन मुझे कार्टून बनाना था अगले पन्ने के लिए, नई दुनिया के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आज इस पर बनाएंगे, क्या कार्टून बनाएं कंजंक्टिवाइटिस पे। सोचते सोचते एक विचार आया कि एक कंजंक्टिवाइटिस कवि गोष्ठी बनाते हैं, और फिर बाकायदा एक दरी बिछाई गई, उस पर चश्मे लगाए हुए सब कवि बैठे। एक कवि खड़ा हुआ है ब्लैक चश्मा लगाए हुए, माइक्रोफोन है उसके हाथ में। अब उसके हाथ से कहलवाना है कि उसके मुंह से कि वो क्या बोलेगा। तो वो बोल रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा है, वो थोड़ा रोमांटिक कार्टून है। वो उससे कह रहा है कि मेरी हैं तेरी आँखें, जो तेरी आँखें हैं वो तेरी नहीं है, वो मेरी हैं। मेरी हैं तेरी आँखें, इनका ख्याल रखना, इनमें दवा नियम से रानी तू डाल रखना। इस तरह से उसका कैप्शन बनाया और वो कार्टून प्रिंट हुआ और अच्छा हिट भी हुआ था। फिर आगे चल के धीरे धीरे एक गीत के रूप में डेवलप हुआ और उसकी ट्यून भी बनी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कब क्या चीज़ आकार ले लेगी उसका आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सब बस ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न ये है कि अगर आपको बोला जाए कि इस युवा पीढ़ी के लिए आपको एक कार्टून बनाना हो, तो आपका उस कार्टून में क्या संदेश रहेगा उन युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के लिए एक कार्टून बनाना हो, अच्छा, तो उस कार्टून में आपको युवा पीढ़ी के लिए आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें संदेश यही देंगे कि आप प्रगति भी करो लेकिन अपनी ज़मीन मत छोड़ो,
अपने संस्कार, अपने माता पिता, अपना घर, इनका भी ख्याल रखो। भले ही इनमें टिक के मत रहो, जॉब के लिए दूर भी जाना पड़े, लेकिन भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े रहो, तो आप ज़्यादा प्रगति कर पाओगे। नहीं तो सामाजिक विसंगतियाँ इतनी बढ़ेंगी कि फिर ना आप जॉब कर पाओगे, ना जीवन की रक्षा कर पाओगे, और ना जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी केयर कर पाओगे। ये कहना है बस मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार, बहुत आभार।